हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या क्या काम करती है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रारंभिक सतह समय में कोशिका भित्ति का कार्य पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना समझा जाता था, परंतु वर्तमान समय में कोशिका भित्ति को अत्यधिक क्रियाशील और दूसरी ओर कोशिकाओं में संकेतों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। संवहन तंत्र युक्त उच्च पादपों में कोशिका भित्ति मुख्य ढांचे के रूप में कार्य करती है। जीवधारियों में बहिकंकाल और अंतःकंकाल उपस्थित होते हैं तथा वहाँ दृढ़ कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जीवधारियों के कंकाल के समान होता है। तनाव, विकृति विमुखन और कोशिका फैलाव। पादपों की कोशिका भित्ति कोशिका के आकार तथा माप को निर्धारित करती है। कोशिका भित्ति की संरचना लिग्निन की उपस्थिति के कारण, लिग्निन की जो उपस्थिति होती है उसके कारण स्थायीकृत होती है। उपस्थिति के कारण स्थायीकृत होती है। लिग्निन की उपस्थिति जल पादप और स्थलीय पादपों के मध्य संबंध स्थापित करती है। स्थलीय पादपों को अधिक यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि लिग्निकृत कोशिका में अनेक सूक्ष्म रेशक पाए जाते हैं जो लिग्निन युक्त धूसर में उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका की आंतरिक द्रव स्थितिक दाब के कारण अत्यधिक तनाव विकृति प्रदर्शित करती हैं, परंतु इस दाब के विरुद्ध अत्यधिक दृढ़ होती है और यह द्रव स्थितिक दाब 10 वायुमंडलीय दाब तक हो सकता है। इस प्रकार कोशिका भित्ति कोशिका के आयतन को बढ़ाने से रोकती है और इसके अतिरिक्त परिपक्व अवस्था में कोशिका अपने वास्तविक आयतन से 10 से 100 गुना तक अधिक फैल सकती है। कोशिका के आयतन में यह वृद्धि विकृति विमुखन के द्वारा प्रारंभ होती है, जिससे कोशिका जल ग्रहण करती है और कोशिका भित्ति की सतह फैलती है। जैसे ही जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, प्रोटोप्लास्ट फैलता है तथा यह तत्काल ही कोशिका भित्ति की जो रोधिका के संपर्क में आता है और प्रोटोप्लास्ट के ऊपर एक विपरीत बल लगाती है, जो कोशिका भित्ति में जल प्रवेश को रोकती है। तो इस अवस्था में यदि परासरणीय प्रवणता जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, यानी कि सांद्रता का जो कम ज़्यादा होना होता है दो कोशिकाओं के आसपास यदि देखें, उनका तुलना करते हैं तो एक कोशिका में ज़्यादा परासरण हो सकता है, एक में कम हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अधिक है तो जल लगातार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और अनेक प्रकार के स्फीति दाब को उत्पन्न करता है। इस अवस्था में प्रोटोप्लास्ट अनिर्धारित भित्ति शिथिलन कारकों वाल लूजनिंग फैक्टर्स को स्रावित करता है और जो भित्ति के यांत्रिक गुणों की परिवर्तित करते हैं तथा इसे विकृति विमुखन की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। विकृति विमुखन की प्रक्रिया में उत्क्रमणीय भित्ति फैलाव स्थायी उत्क्रमणीय भित्ति फैलाव में परिवर्तित होता है, जो भित्ति विकृति और स्फीति दाब जो होता है, टर्गर प्रेशर जो होता है, उसको कम करता है। इस प्रकार पादप कोशिका फैलाव में एक जैव रासायनिक विकृति विमुखन चक्र सम्मिलित होता है, जो स्फीति से प्रेरित भित्ति के लचीलेपन के फैलाव के द्वारा अनुसरणित होता है। विकृति विमुखन एक जैव रासायनिक घटना है, जबकि कोशिका फैलाव सक्रिय जल ग्रहण के द्वारा उत्पन्न होता है। कोशिका का फैलाव कोशिका भित्ति प्रोटीनों की विशेष क्षेत्र श्रेणी एक्सपेंशंस के द्वारा भी होता है, जो भित्ति के ढीले होने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और कोशिका फैलाव को प्रेरित करते हैं। एक्सपेंशंस के द्वारा कोशिका भित्ति में जो शिथिलन आता है, जो लूजनिंग होती है, वो 1992 में
प्रोटीन्स की एक विशेष श्रेणी एक्सपेंशन की खोज हुई और वर्धित कोशिका भित्ति के फैलाव के बिना किसी संरचना परिवर्तन से प्रेरित करता है। कोशिका भित्ति में फैलाव कोशिका संरचना में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। कोशिका भित्ति में फैलाव अम्लीय माध्यम जो होता है pH 5.5 के आसपास या उससे कम में होता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोटीन जो होती है अम्लीय प्रकृति का होता है एक्सपेंसिन, और ये कोशिका फैलाव को प्रेरित करता है। परिपक्व कोशिकाओं में यह अम्ल अनुपस्थित होता है। एक्सपेंसिन जो प्रोटीन होती है दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सपेंसिन ए और दूसरा एक्सपेंसिन बी। और इन दोनों के बारे में बात करें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री घास की कोशिका भित्ति में ए एक्सपेंसिन अति सक्रियता दर्शाती है, जबकि इसके विपरीत बी एक्सपेंसिन स्थिर होते हैं। एक्सपेंसिन्स फल परिपक्वता तथा लीफ प्राइमोर्डिया जो होते हैं परिणाम को उनकी वृद्धि में भी सहायता करते हैं। एक्सपेंसिन्स की क्रिया विधि के विषय में अभी तक संपूर्ण ज्ञान नहीं है, पर शायद ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के मध्य स्थिर हाइड्रोजन बंधों के एंजाइमों की अनुपस्थिति को में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म रेशक जो होते हैं यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड कंट्रोल ऑफ सेल शेप, सूक्ष्म रेशकों को द्वारा अनुस्थापन तथा कोशिका आकार का नियमन। कोशिका भित्ति जो होती है वो एकत्रित सूक्ष्म रेशकों की अनुस्थापित करके कोशिका के आकार को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं। सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में प्लाज्मा कला जो होती है उसके बाहरी सतह पर एकत्रित होता है और ये सेलुलोज अणु आपस में मिलकर सूक्ष्म रेशकों का निर्माण करते हैं तथा प्लाज्मा कला की सतह पर लेमिना का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा कला की आंतरिक सतह पर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अनुस्थापन होता है भी सेलुलोज से बने सूक्ष्म रेशकों के अनुस्थापन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से सेल वॉल में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, उनका फंक्शन और वो किस किस तरह से काम करते हैं, ये सारा अपन ने अध्ययन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिकाओं में बहिकोशिका द्रव्य।